गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2021 बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा 2019 के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 यानी 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके अलावा बच्चों हम सभी जो है अभी से मतलब कि 2024 का कहिए, 2023 का, 2022 का, 2021 से लेकर के 2020 और 19, इसके अलावा सभी मंथली एग्जामिनेशन जो बिहार बोर्ड के द्वारा लिया गया है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल आपको इसी चैनल पे हम करवा दिए हैं। आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से पहले उन सभी प्रश्नों का हल एक बार नहीं, कई बार, 2 से 3 बार देख के आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, ताकि आपके प्रश्नों का हल जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए और आप सभी प्रश्नों का जो 35 में 35 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आप पूरी सही कर पाएँ। तो आइए आज इसी सीरीज़ में हम देखने वाले हैं 2019। यदि पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के पहले के सभी वीडियो को पहले वॉच कीजिए और काफ़ी संयम पूर्वक है सो कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा, तो सभी प्रश्नों का हल आपके दिमाग में ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर व्यूअर हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी होता रहे। सबका भलाई कीजिएगा तो आपका अपने आप भलाई हो जाएगा बच्चों, है ना। इसी उद्देश्य से आपके बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल की परीक्षा को लेकर के हम काफ़ी बीच में व्यस्त थे, इसीलिए वीडियोज़ नहीं आ पा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा अब कि जो जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ या क्लास होगा वो आपके लिए लेकर आ जाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में 2-4 मार्क्स जो भी जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएं। तो आइए देखते हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंटली है। सो सबसे पहले मैं ज़रूरी बात बता दूं कि वाइवा के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस हम देखें और प्रश्नों का उत्तर करने का तरीका देखें, उससे काफ़ी चिंतित हैं। ये ऐसी तैयारी से आप परीक्षा पास तो कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसो कॉन्फिडेंस के साथ आगे कुछ करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि वीडियोज़ को कई बार देखिए, और वीडियोज़ को ही नहीं, बुक्स को भी पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और तैयारी अच्छी तरीके से ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न का हल। इस प्रश्न में है कि सुक्रोज का सूत्र है ना, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। तो ऑप्शन ढूंढिएगा, C12H22O11, C12H22O11, बी नंबर सही होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी सही होगा, है ना। सुक्रोज, सुक्रोज बोले या चीनी बोले, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, चीनी जो भी है बोलेगा, सभी डाइसेक्राइड के उदाहरण हैं। तो C12H22O11 ही फॉर्मूला सबका होता है। इसके अलावा यदि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ ले तो C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है बच्चों, है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अंतर क्या होता है ग्लूकोज में? तो सर ग्लूकोज में जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यानी CHO, ये बात भी हम कई बार पूछ रहे थे बच्चों से, नहीं बता पा रहे थे। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जो किसमें? ग्लूकोज में पाया जाता है। जबकि जो फ्रुक्टोज होता है उसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। किसका? CO का, कीटोन। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप किसमें पाया जाता है? फ्रुक्टोज में। और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप किसमें पाया जाता है? ग्लूकोज में। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे सुक्रोज का सूत्र पूछा गया था, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होगा C12H22O11 यानी C12H22O11। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। आप यदि pH प्लस POH, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 14 आता है। यानी पीएच का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 7 आएगा। किसका? शुद्ध जल का, है ना। तो इसका आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर है कि CH3 है ना, CH3CH2NH2 को कहा जाता है, इस कंपाउंड को कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए ना, CH3 है, CH2 है, NH2 है। 2 कार्बन वाला इथाइल अमीन है, ये अमीन है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमीन है। और 2 कार्बन वाला इथाइल है, तो क्या होगा? इथाइल अमीन। क्या होगा? इथाइल अमीन। ये नंबर सही होगा, इथाइल अमीन।
मिथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो होता है CH3NH2, है ना, ये मिथाइल अमीन होता है। प्रोपाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोपाइल अमीन का होता है CH2CH2, है ना, CH2, एक मिनट, CH2NH2। क्लियर है? किसी तरीके का कोई संदेह या नहीं होना चाहिए, है ना। ये प्रोपाइल अमीन हो गया, 3 कार्बन वाला को प्रोपेन बोलते हैं, अमीन हो गया। मिथाइल एक कार्बन वाला को मीथ बोलते हैं, अमीन है, मिथाइल अमीन हो गया। 2 कार्बन वाला को ईथ बोलते हैं, तो 2 कार्बन वाला इथाइल अमीन हो गया। उसके अलावा यदि अमोनिया है तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? तो इथाइल अमीन कहते हैं सर, 2 कार्बन वाला है। 3 कार्बन वाला को प्रोपाइल अमीन कहते हैं सर, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो जलासित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। ये चीज़ देखिए, इस चीज़ को आप समझिए कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड। कोई ऐसा जो है सो कार्बोहाइड्रेट हो जिसको हाइड्रोलिसिस यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराने पर वो 3 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड यूनिट में टूट जाता हो तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड। ध्यान दीजिए, जो 2 यूनिट में टूटेगा, जैसे कौन सर, अभी जो बात कर रहे थे हम सुक्रोज का, C12H22O11 इसका अभिक्रिया यानी कि जल के साथ क्या करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं, इसका अभिक्रिया को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जब इस सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो मोनोसेक्राइड क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6 2 यूनिट मोनोसेक्राइड देगा, यानी ये क्या हो गया? एक डाइसेक्राइड हो गया। ध्यान से सुनिए, जो 2 यूनिट हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 यूनिट मोनोसेक्राइड दे उसको डाइसेक्राइड कहते हैं। जो 3 यूनिट देगा उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं। और जो 3 से ऊपर देगा उस कब कितना तक? 10 तक। 3 से 10 में जो टूट जाएगा उसको बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड। याद रहेगा, जो 2 में टूटेगा उसको डाइसेक्राइड, जो नहीं टूटेगा उसको मोनोसेक्राइड, जो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। जैसे देखिए, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ये हाइड्रोलिसिस फर्दर आगे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद में एक मोनोसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस कौन होगा? जो डाइसेक्राइड होगा, ट्राइसेक्राइड होगा, या ओलिगोसेक्राइड होगा, या फिर पॉलीसेक्राइड होगा। 10 से ऊपर जो देगा उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ध्यान से, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो 10 से ऊपर मोनोसेक्राइड इकाई बनाएगा उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड, और जो 3 से लेकर 10 तक बनाएगा उसको बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड, और जो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड, और जो 2 यूनिट में हाइड्रोलिसिस होगा उसको बोलेंगे डाइसेक्राइड। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सभी उदाहरण है किसका? डाइसेक्राइड का। क्लियर है? तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? जो 3 से लेकर के 10 तक बनाए उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, क्या कि जो हाइड्रोलिसिस नहीं हो उसको मोनोसेक्राइड बोलेंगे। जो हाइड्रोलिसिस होकर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट टूटे, 2 में टूटे, डाई यानी डाइसेक्राइड कहलाएगा। जो 3 से 10 तक टूटे उसको ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, और जो 10 से ऊपर टूटे उसको पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ 3 से 10 वाला पूछा है तो आंसर सी सही होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए कि इस यौगिक का नाम है। इसको भी हम वाइवा में आपसे पूछे थे। तो इसका यौगिक क्या है? फिनॉल है। बहुत सारे बच्चे लिखे थे C6H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो रिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज़ लिखाएगा। क्या लिखाएगा कि पहले बेंजीन बनाइए और एक जगह OH लगा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा फेनॉल। क्या हो जाएगा? फेनॉल, है ना, ये फेनॉल है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो 5 नंबर का जो उत्तर होगा वो कौन होगा? बी होगा, फेनॉल। क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? फेनॉल है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट में उस चीज़ को ज़रूर लिखिए। 6 नंबर है कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है। तो डेटॉल जो है ना वो संक्रमणहारी के रूप में, संक्रमण जैसे हम लोग क्या करते हैं, डेटॉल से स्नान करते हैं या डेटॉल से हैंड वॉश करते हैं तो क्या होता है, उससे
डिसइंफेक्टेंट के रूप में वो यूज होता है कि किसी भी बीमारी का संक्रमण होने से वो क्या करता है, रोकता है। जैसे बैक्टीरिया से संक्रमण है ना, डेटॉल सॉप जो साबुन है डेटॉल का, उसका प्रचार आप देखते होंगे कि आपके बच्चे को रखे जर्म्स एंड बैक्टीरिया से दूर। मतलब क्या कि वो संक्रमण होने से जो बैक्टीरिया और जर्म्स से जो बीमारी संक्रमित हो सकता था उसको होने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो जब बचा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको कि वो संक्रमणहारी है, और संक्रमणहारी को ही इंग्लिश में बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो जो डेटॉल है वो एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, संक्रमणहारी है। क्लियर है। प्रतिरोध जो एंटीसेप्टिक दवाएं कही जाती है वो अलग होती है। मलेरिया जो रोधी बोला जाता है वो अलग होता है। जैसे मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, क्लोरोक्विन का, है ना। ये चीज़ आप जान रहे हैं कि मलेरिया का जो ये ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन कौन सा, क्लोरोक्विन, ठीक है। सिंकोना से प्राप्त किया जाता है, ये भी चीज़ अगर याद रखिएगा कि सिंकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है क्लोरोक्विन, और क्लोरोक्विन ड्रग से मलेरिया को ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। संक्रमणहारी कौन है, तो डेटॉल एक जो है वो डिसइंफेक्टेंट यानी कि संक्रमणहारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। यानी प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। तो देखिए पानी के ऊपर, पानी में किस गैस को जमा नहीं किया जा सकता है, यानी कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो दो ही बात हो सकता है कि ऐसा गैस जो जल से यानी H2O से अभिक्रिया कर ले, जो अभिक्रिया कर लेगा उसको जल में हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या तो जो जल के साथ घुल जाए, है ना, जल के साथ जो घुल जाएगा उसको भी हम जल में नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि जल है उसमें किसी गैस को हमको जमा करना है, छांटना है, निकालना है, तो किसको नहीं छांट के निकाल पाएंगे। जो जल से अभिक्रिया करके दूसरा कंपाउंड बना ले उसको तो नहीं छांट पाएंगे, काहे कि वो अभिक्रिया करके कोई दूसरा पदार्थ बना लिया, या नहीं तो जो जल में घुल गया, जो घुल गया उसको तो निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए जब ऑप्शन में आप देखिएगा ऑक्सीजन वो जल में नहीं घुलता है। उसके बाद H2S जो सल्फर ये है H2S, है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी जल में नहीं घुलता है, यानी इसको भी हम अलग कर लेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे। प्रश्न पूछा है कि जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है ना, कैन नॉट बी कलेक्टेड, यानी कि कैन नॉट बी कलेक्टेड मतलब क्या, या तो वो घुल जाना चाहिए या अभिक्रिया कर लेना चाहिए। हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कब नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, जब वो घुल जाए जल में तभी नहीं निकाल पाएंगे, या वो जल से अभिक्रिया कर ले तभी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जल में नहीं घुलता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड भी जल में नहीं घुलता है, नाइट्रोजन भी जल में नहीं घुलता है। यानी जो जल में नहीं घुलता है या अभिक्रिया नहीं करता है उसको हम आसानी से जल में भी क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। आपको कांटेक्ट मेथड याद होगा जो बच्चों को, SO2 जो है वो वाटर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो H2SO3 बनाता है सर। इसका नाम है सर सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। तो देखिए जब ये SO2 जल से अभिक्रिया करके ये चीज़ बना लेगा तो इसको आप प्राप्त कर पाइएगा जल में, नहीं। क्यों सर, जल से तुरंत अभिक्रिया करके ये चीज़ बना लेगा, तो आप इसको अलग कैसे निकाल पाइएगा। जबकि इसके अलावे जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन सल्फाइड का और नाइट्रोजन का, ये तीनों जल में नहीं घुलता है, ना ही अभिक्रिया करता है। मतलब ये तीनों को जल में हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं, लेकिन ये जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस एसिड बना लिया, इसलिए इसको हम जल में एकत्रित नहीं कर पाएंगे। यानी हमारा उत्तर सी सही होगा। इसके अलावे बच्चों यदि यहाँ पे अमोनिया रहता ना तो ये भी उत्तर सही हो जाता। क्यों, क्योंकि अमोनिया जो है वो H2 में घुल जाता है ना, जल में अमोनिया घुल जाता है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण के कारण अमोनिया जो है वो जल में घुल जाता है, और घुल जाने के कारण हम अमोनिया को जल में एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो जल में एकत्र नहीं कर सकने वाला गैस कौन कौन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया को जल में हम एकत्र नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सभी को हम जल में एकत्र कर सकते हैं, है ना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है PCl5 एक है, तो PCl5 एक क्या है, ऑक्सीकारक है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCl5 में आप देखिएगा तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और फास्फोरस जो है वो मैक्सिमम +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। जब ऊपर नहीं जाएगा तो इससे नीचे ही ना जाएगा, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरा को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खुद रिड्यूस होगा तो दूसरा को ऑक्सीडाइज करेगा सर, यानी PCl5 जो है सर वो क्या होगा सर, एक ऑक्सीकारक होगा यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, खुद में रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस होता है, और दूसरा को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। नहीं, खुद जलेंगे तब तो दूसरा को गर्मी देंगे ना, ऐसा ही बात है। तो PCl5 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग है। देखिए ऑप्शन यहाँ दोनों है कि क्या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि PCl5 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस पदार्थ में, इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो देखिए ना सर, पहले इसको आयन में तोड़ लीजिए, तो 4K+, इसको जब आयन में तोड़िएगा तो ऐसा ही ना टूटेगा, K पे 4+ और FeCN6 पे 4-, यहाँ प्लस यहाँ -4 बैलेंस है। इसका निकालना है सर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको X मान लीजिए, प्लस कितना लिगेंड है सर, 6। एक लिगेंड कैसा है लिगेंड सर, तो लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड, तो -1 से गुना कीजिए, बराबर जितना यहाँ पे चार्ज है ब्रैकेट के ऊपर उतना इधर रखिए, -4 है ना, इसको देखिए -4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, X और इसको गुना कीजिएगा तो -6 = -4, ये 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, X = -4 + 6, तो +6 में -4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +2। उम्मीद है कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी एक कहिए तो आसान टॉपिक है, जहाँ से आप है सो हूबहू प्रश्नों का उत्तर करके आप 1 नंबर बहुत आराम से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ले सकते हैं। अब देखिए, यदि इसी कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाता कि यहाँ से पे आयरन का कोऑर्डिनेशन संख्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना होता, 6। कितना होता, 6। यहाँ पे जितना नंबर ऑफ लिगेंड होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लिगेंड नहीं गिनते हैं, एक्चुअली में गिनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल, है ना, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। क्लियर है। तो नेक्स्ट इसका उत्तर A नंबर हो जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 10 को देखिए कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों HNO3, है ना। ये देखिए HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, ये नंबर हो गया। ऑप्शन में यहाँ पे जो B दिख रहा है आपको भ्रमित करने के लिए ये भी डाला गया है कि HNO2। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसको बोले नाइट्रिक, क्या बोले, नाइट्रिक, ध्यान दीजिएगा। RIC, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है तो इसको बोलेंगे नाइट्रस, क्या बोलेंगे, नाइट्रस, क्या बोलेंगे, नाइट्रस। क्लियर है। एक ऑक्सीजन ज़्यादा था तो बोले रिक, एक ऑक्सीजन कम है तो बोले नाइट्रस। जैसे आप याद करिए ना, अभी ही हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि H2SO4 और H2SO3, देखिए ना सर, एक ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक RIC एसिड, है ना। अंतिम में देखिए जैसे नाइट्रिक, एक जिसमें 3 ऑक्सीजन था उसको नाइट्रिक, सेम एसिड है लेकिन क्या है, एक ऑक्सीजन कम है तो इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस, क्या बोलेंगे सर, सल्फ्यूरस, जैसे बोल रहे थे नाइट्रस। समझें, क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया नाइट्रिक का, ये हो गया नाइट्रस का। इसके अंत में आपको रिक दिखेगा और इसके अंत में आपको ROUS दिखेगा, अस दिखेगा, नाइट्रस। क्लियर है।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर होगा 10 नंबर का। 11 देखिए कि H2SO4 है एक, क्या है, तो H2SO4 जो है ना वो एक एसिड तो है, लेकिन कैसा एसिड है, द्विभस्मिक यानी डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक कहने का मतलब कि ये आयनाइज होके 2 मोल H+ देता है। एक बार H+ टूटेगा प्लस HSO4 पे 1 माइनस टूटेगा, और फिर से ये जो HSO4 दिख रहा है आपको 1 माइनस, ये फिर से एक H+ में टूट के क्या बनाएगा, SO4 पे 2 माइनस, तो ये सल्फेट आयन हो गया। ये देखिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना बच्चों, वो कितना H+ दे रहा है, 2, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो एसिड आयन में टूटने के बाद 2 H+ दे उसको डाइबेसिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइबेसिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा कि ऐसा एसिड जो आयन में टूटने के बाद 2 H+ दे उसको बोलते हैं डाइबेसिक। जैसे जिसका उदाहरण क्या है, H2SO4, ये डाइबेसिक है। जो एक ही H+ टूट के देगा उसको बोलेंगे मोनोबेसिक, यानी एकल अम्लीय भस्म बोलेंगे। कौन कौन होगा, तो सर HCl होगा, सर HNO3 जिसका भी नाइट्रिक एसिड हम बोले थे वो भी होगा, सर HNO2 नाइट्रस एसिड ये भी होगा। ये सभी मोनोबेसिक है। क्यों, क्योंकि ये आयनाइज जब होगा वो तब एक ही H+ आयन निकलेगा, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा तो 2 H+ आयन निकलेगा। तो जिस एसिड से 2 H+ आयन निकलेगा उसको द्विभस्मिक या डाइबेसिक एसिड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन एक बहुलक है किसका, इथिन का। किसका, इथिन का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही होता है। पॉलीइथिन का जो मोनोमर होता है वो यही होता है ना, यानी एकलक पूछा गया है तो बहुलक या एकलक कहे तो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, इथिन का। बार बार इथिन ही कनेक्ट हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, एक पॉलीमर बना लेता है। ठीक है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है पॉलीइथिन, इथिन, इथिन। जब पॉलीइथिन लिखिएगा ना, देखिए इथिन यहाँ से है ना। उसके बाद 13 नंबर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, धातु है, नहीं अधातु है। सही बात है, उपधातु तो होगा नहीं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी है और दोनों अधातु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। तो देखिए आवर्त सारणी में सबसे पहले आवर्त की संख्या कितना होता है सर, तो 7 आवर्त होता है सर, और समूह की संख्या सर 18 होता है। आवर्त की संख्या 7 होता है और समूह की संख्या सर 18 होता है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है पीरियड की संख्या 7 होता है और समूह यानी ग्रुप की संख्या 18 होता है। ग्रुप 18, पीरियड 7। तो आपसे पूछा गया है कि 7 पीरियड में सेकेंड पीरियड में टोटल एलिमेंट की संख्या कितना होगा, तो आप देख लीजिए, लिख लीजिए कौन कौन सेकेंड पीरियड में होगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इसके बाद फिर इधर तो सोडियम आएगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा 8। तो बी नंबर सही हो जाएगा कि सर सेकेंड पीरियड में जो है वो टोटल एलिमेंट की संख्या कितना होगा सर, 8। 8 मतलब सर 6 पी ब्लॉक वाले और 2 एस ब्लॉक वाले, है ना। 6 और 2 8 सर, टोटल मिला के 8 होगा। पी ब्लॉक वाले 6 कौन कौन सर, तो हम बोले नहीं, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और एस 2 कहाँ से सर, तो लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, क्लियर। तो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए सर कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है अल्कोहल का। फंक्शनल ग्रुप किसका, अल्कोहल का, तो OH होता है सर, है ना, OH। डी नंबर सही होगा। इसमें देखिए CHO जो है वो अल्डिहाइड का है फंक्शनल ग्रुप। COOH जो है ये एसिड का है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है, और ये कीटोन का है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, CO जो है वो कीटोन का है, CHO जो है वो अल्डिहाइड का है, और OH जो है वो अल्कोहल का है। हमसे यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो कौन होगा, OH। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए 16 नंबर को, बुना एन तथा बुना एस है। तो बुना एन और बुना एस दोनों सिंथेटिक रबड़ हैं, यानी संश्लेषित रबड़ होते हैं, है ना, संश्लेषित रबड़ होते हैं, जिनमें दोनों का जो है सो आप देखिएगा मोनोमर यूनिट कमेंट करके बताइए आप। मोनोमर जो बच्चा लिख देगा ये दोनों का, मानेंगे कि उसकी पढ़ाई बहुत ही टॉप लेवल की चल रही है ना। बुना एन और बुना एस जो पॉलीमर है उसका मोनोमर यूनिट आप लिख दीजिए। काहे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका मोनोमर करवा चुके हैं, लगभग सभी पॉलीमर का मोनोमर हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर से उस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बुना एन और बुना एस क्या है, संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक रबड़ है। क्लियर है। 17 नंबर है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए कितना आसान बात लिख दिया कि जैसे CH4 मीथेन का होता है, मीथेन से अगर मीथेनॉल बनाना है तो जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन है, CH4 ये मीथेन हो गया, ठीक है। यहाँ में से इस H को हटा के अगर OH कर देंगे तो मीथेनॉल हो गया। एक H को हटा के किससे कन्वर्ट कर दिए, OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे एक हाइड्रोजन को तो वो अल्कोहल बन गया, है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। देखिए ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप। नहीं समझे क्या, नहीं समझे सर, कहने का मतलब है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो CH3 होगा, तो एक हाइड्रोजन जो कम किए उसके बदले में एक OH लगा दीजिए, हो गया अल्कोहल। और क्या, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन घटा के हाइड्रोक्साइल ग्रुप को जब जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को अल्केन से, ये अल्केन था अभी ना, एक हाइड्रोजन को घटाएं और OH को जोड़े तो वो अल्कोहल बन गया, और OH को ही कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 को, एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। ये भी प्रश्न रिपीट कई बार हुआ है, लगभग प्रश्न रिपीट है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार बोर्ड अपने प्रश्नों को कहिए तो एकदम 99% रिपीट करता है। तो आप इस चीज़ को याद रख करके सभी प्रश्नों का जितना मैं करवा दिया हूँ उसका यदि आप हल अच्छे तरीके से देख के जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ ये बात सत्य हो जाएगी कि आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे तरीके से सही करने वाले हैं। तो 1 फ्राइडे जो है वो कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, है ना। काफ़ी ये सभी समझिए तो आसान प्रश्न ही है। हीलियम का सूत्र है, कौन नहीं जानता है, हीलियम का सूत्र 2 एटॉमिक नंबर 2, सॉरी हीलियम का सूत्र He एटॉमिक नंबर 2, है ना। तो He एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस कहते हैं ना, याद रखिएगा। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, याद दिला देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टन, जेनन, ये सभी को अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। ग्रुप 18 का एलिमेंट है। याद रखिएगा कि हीलियम का सूत्र He होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला सफ़ेद और जो येलो फास्फोरस है ये एक अपने में दोनों क्या है, अपरूप होता है, एलोट्रॉप होता है। देखिए जो वाइट होता है ना, वाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस है वो एक्चुअली एक ही चीज़ होता है। वाइट में जब इम्प्यूरिटी को मिला दें, इम्प्यूरिटी मतलब क्या कि जो गंदगी मिला दें तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा येलो हो जाता है। और दोनों क्या है, एक दूसरे का अपरूप है। दोनों रंग का जो फास्फोरस है वो एक दूसरे का अपरूप है, यानी एलोट्रॉप्स है। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप कौन कौन है, कार्बन का एलोट्रॉप कौन कौन होता है, तो सर कोल होता है यानी कोयला होता है, सर डायमंड होता है ना सर, डायमंड होता है, और सर ग्रेफाइट होता है। कौन होता है सर, ग्रेफाइट। यानी कोल, डायमंड और ग्रेफाइट तीनों के तीनों जो हैं वो कार्बन के अपरूप होते हैं। उसी तरीके से वाइट यानी उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे का क्या होता है सर, अपरूप, यानी कि एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, NH3 में N का संकरण है। देखिए ना अमोनिया में N का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, ठीक है।
तो एन का यहाँ पे जो संकरण है ना वो है sp3। क्या है? sp3। आप कहें तो कैलकुलेट करके हम आपको बता दें। देखिए NH3 कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल में है, x वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। नाइट्रोजन का जो क्या होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और 3 बॉन्ड बनाने वाला है तो 3, 4 जीरो है, 0 माइनस 0, 5 3 8, तो 1/2 गुना 8, इसको कैंसिल करेंगे तो 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 है ना, क्या होगा? sp3। इन चीज़ों को आप काफ़ी क्लियर रखिए, ठीक है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उससे आप क्लियर रखिए कि जो अमोनिया है उस पर, सर अमोनिया पे हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp3 होता है और इसका शेप होता है पिरामिड। कैसा शेप होता है सर? पिरामिड। ऐसा देखिए, एक लोन पेयर यहाँ होता है, ठीक है, ऐसा शेप होता है पिरामिड, ठीक है। ये अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया है। अमोनिया में इस नाइट्रोजन का सर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। यदि पूछेगा कि अमोनिया में कितना लोन पेयर होता है, तभी तो बताएं कि एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा, लोन मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर का मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। CH4, क्या इससे भी आसान सवाल हो सकता है? CH4, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, फिर से हम लिख देते हैं H H H H, ये CH4 है। ये एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। उत्तर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिग्मा बॉन्ड जैसे गिनना हम सिखा रहे हैं। पूछता सर कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, तब कैसे गिनते हैं? तो कैसे गिनते हैं? तो C डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर बना लीजिए। जहाँ भी डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। तो CO2 में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। यही बात पूछता कि बेंजीन में कितना होता है। वाइवा में एक बच्चा से पूछ लिए तो उसका नींद चैन सब उड़ गया, नींद चैन होश हवास सब खत्म, नहीं बोलते ख़त्म, टाटा बाय बाय। वही जब प्रश्न पूछा जाता है तो सारा पढ़ा लिखा बाय बाय हो जाता है। देखिए ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में जब सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक सिग्मा बॉन्ड सब जगह है, तो 6 सिग्मा हो, ये इधर हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बन 6। उसके बाद एक सिग्मा यहाँ, 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 एक सिग्मा यहाँ। बाकी जो बीच वाला ये दिख रहा है ये पाई बॉन्ड है, 3 3 क्या है? पाई बॉन्ड। तो 6 हाइड्रोजन के साथ और 6 इधर कार्बन कार्बन के साथ, 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 12 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड और 3 हो गया आपका पाई बॉन्ड। एक बच्चा इसका उत्तर हमको बताया, काफ़ी खुशी हुई कि थोड़ा बहुत तो वो पढ़ाई किया है ना। तो जब बेंजीन में पूछा जाए तो 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होता है, लेकिन प्रश्न में हमको पूछा गया था क्या? अमोनिया के मीथेन के बारे में। तो मीथेन में टोटल और टोटल सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड है, यानी चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो उत्तर हमारा ए हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 23, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक क्लोरीन, तो Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है तो एकल तो नहीं हुआ। नाइट्रोजन N2 में पाया जाता है तो ये भी एकल नहीं हुआ। हीलियम He होता है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है। देखिए तो उत्तर कौन हो गया? हीलियम ना, हीलियम ही एकल परमाणविक है। क्लोरीन जो है वो बायमॉलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन भी जो है अपने बायमॉलिकुलर फॉर्म में ही पाया जाता है। ऑक्सीजन भी अपने बायमॉलिकुलर फॉर्म में ही पाया जाता है, जबकि हीलियम जो है वो अकेला एक ही मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा?
एकल परमाणविक फॉर्म में पाया जाता है। कौन? हीलियम। क्लियर है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, यानी Cl2 हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड पाया जाता है, ये N2 हो गया। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड पाया जाता है, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, O2 हो गया। तो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये भी गिन देते हैं। जहाँ 3 बॉन्ड रहे वहाँ 2 पाई और एक सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, 2 पाई और एक सिग्मा। जहाँ एक ही बॉन्ड है वहाँ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। तो जब N2 मॉलिक्यूल में बोले तो N2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होता है सर, और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। O2 में एक सिग्मा और एक पाई होता है, जबकि क्लोरीन में एक ही बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। प्रश्न पूछा गया था कि मोनो एटॉमिक फॉर्म में यानी एकल परमाणुक अवस्था में कौन सा गैस पाया जाता है? तो हीलियम। कौन? हीलियम। सिंबल क्या होता है? He, ऐसा ही पाया जाता है। जबकि क्लोरीन डायटोमिक में पाया जाता है, नाइट्रोजन भी डायटोमिक में पाया जाता है, और ऑक्सीजन भी डायटोमिक में पाया जाता है। क्लियर है। सल्फर अपना S8 फॉर्म में पाया जाता है, और फॉस्फोरस P4 अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी भूलने लायक चीज़ नहीं है कि सल्फर सर पाया जाता है अपने S8 फॉर्म में, यानी सल्फर के 8 जो एटम्स हैं आपस में अटैच होते हैं, और फॉस्फोरस P4 अवस्था में पाया जाता है, यानी फॉस्फोरस के 4 एटम्स आपस में अटैच होते हैं, जबकि ये 3 के क्या हैं? डाई, यानी कि 2 एटम्स अटैच होते हैं। उत्तर हमारा हीलियम हुआ। इतना तो हम आपको क्या है बता रहे थे कि थोड़ा नॉलेज वर्सटाइल हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 को, कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। तो जो बुखार कम करता है उसको ज्वरनाशी कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में एंटीपायरेटिक। बहुत सस्ता बात है ये। इतना सस्ता बात याद नहीं रहेगा तो 2-4 करोड़ का बात तुम लोग कैसे याद रख सकता है? ज्वरनाशी यानी कि जो ज्वर को कम करे उसको ज्वरनाशी, इंग्लिश में एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा? कंपाउंड नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख दे रहे हैं, CH3 है, COOH है। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए ना, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या होता है? वर्ड रूट ईथ। ठीक है, ईथ। उसके बाद ये कार्बन सभी फिर से बताते हैं, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ होगा। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, यानी अल्केन समूह से है, तो ईथेन। और ये जो है वो क्या है? एसिड फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का है। तो इसमें जो सफिक्स होता है क्या होता है? ओइक एसिड होता है, तो हो जाएगा इथानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथानोइक एसिड। कैसे तोड़े? ईथ मतलब 2 कार्बन, सभी सिंगल बॉन्ड से है तो N, और ओइक एसिड होता है इसका सफिक्स। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यूज करते हैं वो ओइक एसिड होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर का भी हम वीडियो एक डाल चुके हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा। तो इन सभी प्रश्नों का, ऐसे कंपाउंड का हल जो है ना चुटकी में आप लिख सकते हैं, बस चुटकी बजाएं और नाम लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो इस कंपाउंड का नाम होगा वो क्या होगा? इथेनॉइक अम्ल। क्या होगा? इथेनॉइक अम्ल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी इतना सब कुछ के बावजूद यदि किसी भी प्रश्न के, किसी भी क्वेश्चन के उत्तर में आपको किसी प्रकार का डाउट या संदेह रहा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखिए। मेरे तरफ से जो भी मदद हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अंतिम में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम है और 10 दिन, आज से 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में आप जो भी कर सकते हैं अपने लिए, जो कुछ भी अपने लिए कर सकते हैं उतना बेहतर करने का प्रयास आप कीजिए, क्योंकि ये चीज़ फिर से दोबारा वापस नहीं आएगा। जब एग्ज़ाम बीत जाएगा उसके बाद आपके पास 12 महीना भी होगा ना, तो वो महीना एग्ज़ाम में आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर से ये एग्ज़ाम आपका पीछे नहीं जाने वाला है, ये तो बीत चुका है। तो जो बीतने वाला है ये 10 दिन आप इतने मेहनत
कीजिए, इतने शालीनता से मेहनत कीजिए कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप 80 से 85 कम से कम मिनिमम प्रतिशत मान के रखिए जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं। बाकी बोतल लोग का तो हम गिनती नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको इसके आगे 12th के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, उनका तो कुछ है ही नहीं समझो। लेकिन जो चाह रहे हैं कि 12th के आगे हम अपना भविष्य या करियर को देख पा रहे हैं अभी से, तो वो इन 10 दिनों में इतना अच्छा से मेहनत कीजिए कि आप एक अच्छे रैंक और अच्छे प्रतिशत के साथ इस बोर्ड परीक्षा को पास कर सकें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी में इसी तरीके से लगे रहिए, डटे रहिए। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकता है तो आप एक परीक्षा को काहे नहीं तोड़ सकते हैं। तैयारी करना है, परीक्षा का सर फोड़ना है और अच्छा नंबर से पास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।